दोस्तों, आमतौर पर जब हम विदेश जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां जाने के लिए लोगों को वीजा की तरह ही एक परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है, जहां बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में एंट्री नहीं ले सकते हैं। यह राज्य है नागालैंड। जी हां, नागालैंड, जिससे कभी अंग्रेजी हुकूमत भी खौफ खाती थी। जिस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस वक्त भारत का यह राज्य अंग्रेजों के चंगुल से लगभग आजाद सा ही था और कहीं ना कहीं आज भी अलग थलग ही है। आज के इस वीडियो में हम पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना नागालैंड आज भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन आज भी लोगों को इसके बारे में कम ही जानकारी है। नागालैंड यानी नागाओं की भूमि, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों से भरपूर है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम वहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। नागालैंड देखने में जितना सुंदर है उतना ही विख्यात है। इसका इतिहास कटु रक्त रंजित इतिहास, जो ब्रिटिशरों की विभाजनकारी और ईसाईकरण नीति के कारण आज भी अशांति का कारक बना हुआ है। यह सब सुनकर आपके मन में भी नागालैंड के इतिहास को जानने की उत्सुकता जाग गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नागालैंड का सफर। अर्ली हिस्ट्री ऑफ नागालैंड। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि नागालैंड का एक मानव बस्ती के रूप में विकास हजारों वर्षों तक चले मानव प्रवास से हुआ है। यहाँ बसने वाली जनजातियों को नागा कहा गया है। नागाओं की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह लोग नॉर्दर्न मंगोलिया रीजन, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ वेस्ट चाइना से हिमालय के साउथ में चलकर आए थे। भाषाई एविडेंस के आधार पर यह माना जाता है कि नागाओं की उत्पत्ति उत्तर पश्चिमी चीन में येलो और यांगसी नदियों के बीच के क्षेत्र में हुई थी। उनकी मूल बस्तियां बर्मा में इराव और चीदविन नदियों के आसपास थी। नागा ट्राइब्स होमोजीनस नहीं थे। वो कई तरह की भाषाएं बोलते थे और कई अलग अलग रीति रिवाज और सोशल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे बर्मा में अपनी शुरुआती बस्तियों से असम, कछार पहाड़ियों और नागा हिल्स यानी आज के नागालैंड की ओर आकर बसने लगे। 1228 से लेकर ब्रिटिश विलय तक इस क्षेत्र पर अहोम साम्राज्य का शासन था, लेकिन नागा जनजाति के लोग काफी हद तक स्वतंत्र जीवन ही जीते थे, यानी इन पर अहोम शासकों का पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। अहोम राजाओं ने कितनी ही बार नागा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल, नागालैंड के इतिहास की जानकारी ब्रिटिश आगमन के बाद ही बेहतर प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान नागालैंड कैसा था। नागालैंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब वह नागा पहाड़ियों में सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर पाना अंग्रेजों के लिए एक टेढ़ी खीर थी। इसमें मौजूदा नागालैंड भी शामिल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जब नागा इलाकों में बढ़ने की कोशिश की तो नागा समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया। नागा हिल्स पर करीब 50 से ज्यादा कबीले निवास करते थे, जो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए पहचाने जाते थे। साथ ही वह लोग गोरिल्ला युद्ध में भी माहिर थे। यह लोग अंग्रेजों के लिए एक कड़ी चुनौती थे। नागा समाज में अपने दुश्मनों के सिर काटने की भी एक अजीब परंपरा थी और यही परंपरा अंग्रेजों के रोंगटे खड़े कर देती थी। अंग्रेजों के अलावा पूर्वोत्तर भारत के एक क्षेत्र पर बर्मा की भी नजर थी। वह भी यहाँ कब्जा करना चाहते थे। इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए 1816 में बर्मा के बर्मन वंश ने असम पर आक्रमण किया और इसके परिणाम स्वरूप 1819 ईस्वी में दमनकारी बर्मन शासन की नींव रखी गई। असम के साथ नागालैंड भी म्यांमार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, जिसके बाद 1824 से लेकर 1826 तक अंग्रेजों और बर्मन वंश के बीच युद्ध चला, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और दोनों के बीच यांडाबो संधि हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने असम को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया
उन्होंने आधुनिक नागालैंड पर भी अपने अधिकार क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया। इसी के तहत 1832 में यूरोपियन कैप्टन जेनकिंस और कैप्टन पेम्बरटन ने पहली बार नागा पहाड़ियों में प्रवेश किया और इसी के साथ यह पहले ब्रिटिशर्स बने जिन्होंने नागालैंड की पहाड़ियों में प्रवेश किया था। यह अपने 100 सैनिकों के साथ नागा इलाके में पहुंचे। यह सैनिक नागा बस्तियों से असम और असम को मणिपुर से जोड़ने के लिए रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन नागा समुदाय ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और आखिरकार उन्हें वापस जाना पड़ा। दरअसल ब्रिटिश सरकार नागा इलाकों में मौजूदा चाय के बागानों से पैसा कमाना चाहती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज नागा इलाकों में कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि अंग्रेजों ने कई जगहों पर व्यापारिक चौकियां भी बनाई, जिसे अक्सर नागा जनजाति के लोगों द्वारा छापा मारकर नष्ट कर दिया जाता था। इन छापों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने 1839 और 1850 के बीच लगभग 10 सैन्य अभियान चलाए, लेकिन नागा हमेशा अंग्रेजों को खदेड़ देते थे। यहां तक कि कई बार नागाओं ने अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अंग्रेजों में नागाओं का खौफ काफी बढ़ गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने नागा समूहों के साथ डायरेक्ट युद्ध ना करने की नीति अपनाई और नागालैंड के इलाकों से अपनी चौकियां भी हटा ली। हालांकि इसके बाद भी 1851 और 1865 तक नागा समूह और अंग्रेजों के बीच टकराव जारी रहा। दोनों ओर से हमले और प्रति हमले का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने 1866 में अपने पहले की नीति की समीक्षा करते हुए एक नया जिला बनाने का फैसला किया, जिसका मुख्यालय समागुटिंग यानी आज के चौमुकेडिमा में बनाया गया। समागुटिंग में ब्रिटिश पोस्ट की स्थापना ब्रिटिश नागा संबंधों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। यह नागाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। इसका लक्ष्य इंटर एथनिक वॉर और संपत्ति और कर्मियों पर जनजातीय छापों को समाप्त करना था। 1869 में कैप्टन बटलर को नागा हिल्स में ब्रिटिश उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया था। इन्होंने नागा जनजातियों से हाथ मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनका जनजातियों द्वारा हमेशा विरोध किया गया। इसके बाद 1878 में नागा पहाड़ियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और प्रभावी ढंग से उद्देशित करने के लिए जिले का मुख्यालय कोहिमा में स्थानांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने कोहिमा में अपनी छावनी बनाई, जो नागालैंड के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और कल्चरल का केंद्र बना। अब अंग्रेज धीरे धीरे नागालैंड पर कब्जा करने लगे। इसी के तहत 1879 के दौरान ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर गाइबन हेनरी डैमेंट खोनोमा के शक्तिशाली गांव को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ खोनोमा की ओर मार्च किया, जहां उनके 35 एस्कॉर्ट्स के साथ उन्हें गोली मार दी गई। खोनोमा में अंग्रेजों की हार हुई। इसी के साथ अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए नागालैंड पर अधिकार करने के मंसूबों को छोड़ दिया। हालांकि 1880 के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने नागा पहाड़ियों के एक बड़े क्षेत्र पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली और इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। 1892 तक पूर्वोत्तर में ट्विंगसांग क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण नागा हिल्स पर अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने वहां पर मॉनिटरी सिस्टम लागू किया, जिसकी वजह से वहां चलती आ रही कबीलाई परंपरा काफी प्रभावित हुई। इन विकास ने नागा लोगों के बीच गहरा सामाजिक परिवर्तन शुरू किया। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा इन एथनिक ग्रुप्स के सामाजिक रीति रिवाजों को टारगेट किया गया, ताकि इन ट्राइब्स को बगावत करने के लिए उकसाया जा सके और बाद में बल के प्रयोग से इन्हें अपने कंट्रोल में लिया जा सके। अंग्रेजों ने जनजातियों में सदियों से चली आ रही पशु बलि जैसी प्रथा पर रोक लगा दी। साथ ही इन ट्राइब्स के फॉरेस्ट राइट्स को भी समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से इन ट्राइब्स ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन भाला तीर कमान से लड़ने वाले ये ट्राइब्स ब्राउन बीस या स्नाइडर एंड फील्ड जैसी गन्स का कब तक सामना कर पाते। फलस्वरूप नागा हिल्स पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई और इसे वर्ष 1926 में भारत से अलग कर बर्मा के पकोकू हिल ट्रैक्ट्स डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बना दिया गया। जिसके अलावा नागालैंड में समय बिताने वाले ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने इस क्षेत्र की संस्कृति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिशनरियों ने नागा समुदाय में पश्चिमी सभ्यता का भी जोर शोर से प्रचार किया, जिसकी वजह से नागा समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होने लगा।
उनके मिशनरी कार्यों के परिणाम स्वरूप कई नागा जनजातियों ने ईसाई धर्म और विशेष रूप से बैप्टिस्ट विश्वास को अपनाया। इस दौरान नागालैंड की आधी आबादी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च सुमी बैप्टिस्ट चर्च नागालैंड के जुन्हेबोतो में है। 1918 आते आते नागा हिल्स को एकजुट करने के लिए नागाओं ने मिलकर एक क्लब का गठन किया जिसका नाम नागा क्लब रखा गया। इसके बाद भारत में साइमन कमीशन के आगमन पर नागा समुदाय ने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ मांगे रखी। ये मांगे 10 जनवरी 1929 को रखी गई थी, जिसे सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम टू दिस साइमन कमीशन भी कहा जाता है। नागा समुदाय की मांग थी कि उन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि उनसे वसूला जाने वाला टैक्स बिल्कुल गलत है क्योंकि उनकी जमीनें खेती के लायक नहीं है। नागा समूह ने इस मेमोरेंडम में अंग्रेजों को उनके इलाके से लौट जाने के लिए भी कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों ने नागाओं पर कोई विजय नहीं पाई है। उन्होंने ना तो उन्हें जीता है और ना ही किसी शर्त के मुताबिक उन्हें गुलाम रहने को मजबूर किया है। नागा हमेशा से आजाद रहे हैं और आगे भी ऐसा ही रहना चाहते हैं। साइमन कमीशन को नागा मेमोरेंडम के जवाब में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने फैसला सुनाया कि नागा पहाड़ियों को नए संविधान के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, जिसके बाद नागा समुदाय अंग्रेजों के कानूनों से दूर था। 1935 के बाद नागाओं ने नागा क्षेत्र में स्वशासन यानी बिना किसी दखल के खुद ही शासन व्यवस्था संभाली और शासन किया। नागालैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध की कई लड़ाइयों में से एक लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1944 को जापानी सैनिकों ने वर्तमान नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर हमला किया। यहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कमांड विलियम स्लिम के पास थी। 3 महीने तक चले इस युद्ध में जापान को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में जापान के करीब 53,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 16,000 से ज्यादा ब्रिटिश सेना के जवान और बड़ी संख्या में नागा मारे गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि जापान की मंशा विश्व युद्ध में कोहिमा से इम्फाल तक एक सैन्य दीवार बनाने की थी, लेकिन इस हार ने उन्हें दक्षिण एशिया में आगे बढ़ने से रोक दिया। दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेजों की भले ही जीत हुई हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी कमजोर पड़ गई। इसके बाद उन्हें भारत से भी जाना पड़ा और इसी के साथ भारत आजाद हो गया, लेकिन नागालैंड का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आइए जानते हैं कि आजादी के बाद का नागालैंड कैसा था। नागालैंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों से भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन यह क्षेत्र असम प्रांत का एक हिस्सा बना रहा। बता दें कि अलग देश की मांग को लेकर 1946 में ही फिजो के नेतृत्व में एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया गया था। इस अवधि के दौरान नागा जनजातियों के बीच राष्ट्रवादी गतिविधियों का उदय हुआ, क्योंकि वे अपने पैतृक और मूल संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते थे। नागा हिल्स में कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जो नागा हिल्स को एक स्वायत्त राज्य रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक संघ बनाया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार यह कोशिश कर रही थी कि नागा हिल्स को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने उत्तर पूर्व की विभिन्न स्वदेशी जनजातियों जैसे असमीस, गारो, लुशाई, अबोर और मैतीस के नेताओं के साथ मीटिंग की, लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया। 14 अगस्त 1947 को एनएनसी यानी कि नागा नेशनल काउंसिल के ब्रिटिश नागरिक अंगामी झापू फिजो के नेतृत्व में नागा नेताओं ने बृहद नागालैंड यानी नागालैंड की घोषणा कर दी थी। अंगामी झापू फिजो ने नागा राष्ट्रीय परिषद की नेतृत्व किया और अंगामी झापू फिजो वो शख्स थे जिनका मानना था कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को भारतीय संघ का हिस्सा ना बनकर अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहिए। फिजो की अध्यक्षता में एनएनसी ने हिंसा का रास्ता अपनाया। फिजो के इस डिक्लेरेशन के बाद नागा रीजन में भारत सरकार के दफ्तरों और उनके ऑफिसर्स पर एनएनसी के लोगों द्वारा हमले शुरू हो गए। कहीं कहीं तो यह हमले इतने हिंसक थे कि एनएनसी के बागियों ने सरकारी अफसरों को जिंदा तक जला दिया था। इसके साथ ही नागा और एनएनसी के हजारों लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 1952 में 22 मार्च को अंगामी झापू फिजो ने नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी का गठन किया। नागाओं ने 1933 में भारतीय सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तब विद्रोह को कुचलने के लिए 1955 में एक सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ।
लगभग 4000 भारतीय सैनिकों को नागालैंड में तैनात किया गया, लेकिन हिंसा बढ़ती ही जा रही थी। 1956 में एनएनसी ने नागालैंड में अपनी सरकार के निर्माण की घोषणा कर दी, जिसके बाद 1957 में सरकार ने नागा जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू की और असम के नागा हिल्स जिले और तुएन सांग सीमांत को एक एकल राजनीतिक इकाई में एकजुट किया। इसी दौरान नागा जनजातियों ने नागा समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर इमकोंगलिबा आओ की अध्यक्षता में 22 अगस्त 1957 को नागा पीपल्स कन्वेंशन का गठन किया। इसी के साथ हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 11 सितंबर 1958 को 3 नागा बहुल जिले सेनापति, टेमेंगलोंग और उखरुल में एफएसपीए यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया। लेकिन सरकार के इस फैसले से जनजातियों में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया और जल्द ही पूरे राज्य में आंदोलन और हिंसा की आग और तेज हो गई। भारत सरकार के सामने बड़ी समस्या थी नागा फेडरल आर्मी की। ये एक तरह से नागालैंड की अंडरग्राउंड हथियारबंद आर्मी थी। एनएफए और इंडियन आर्मी ने जमकर एक दूसरे का मुकाबला किया, लेकिन सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप के बावजूद सरकार को नागा क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कोई खास सफलता नहीं मिली, तो सरकार ने बल नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता अपनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांति समझौते की बात रखी, जिसके बाद नागा पीपल्स कन्वेंशन ने राज्य के दर्जे की मांग की शुरुआत हुई। 1961 में जब नागा पीपल्स कन्वेंशन और भारतीय सरकार के बीच 16 सूत्रीय समझौता हुआ, जहां नागालैंड को एक पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा देने की बात तय हुई। इसके चलते 1962 में स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट पास हुआ और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक राज्य के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद मई 1964 में भारत सरकार और नागा संघीय सरकार यानी फिजो की नागा फेडरल गवर्नमेंट के बीच भी संघर्ष विराम की घोषणा की गई, लेकिन यह शांति कुछ समय तक ही रह पाई। सितंबर 1972 में मुख्यमंत्री की हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा एनएनसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और संघर्ष विराम टूट गया। नवंबर 1975 में भारत सरकार और नागालैंड संघीय सरकार द्वारा शिलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने तक यह हिंसा जारी रही। हालांकि थुइंगालैंग मुइवा के नेतृत्व में लगभग 140 मेंबर्स के एक ग्रुप ने शिलोंग समझौते को मानने से इनकार कर दिया और 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) का गठन किया। इसमें आइसेक चीसिस्वू, थुएंगलैंग मुइवा और एसएस खापलांग प्रमुख नेता हुए। इस संगठन का उद्देश्य माओ जेडोंग की विचारधारा के आधार पर एक ग्रेटर नागालैंड यानी नागालिम या पीपल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड स्थापित करना था। हालांकि इस दौरान अधिकांश विद्रोहों को दबा दिया गया था। फिर 1988 में एनएनसीएन में विवाद हुआ और 30 अप्रैल 1988 को एनएससीएन 2 गुटों में विभाजित हो गया। एसएस खापलांग के नेतृत्व वाले गुट को एनएससीएन के कहा गया और एनएससीएन आईएम वाले गुट को आइसेक चीसिस्वू और थाइंगालैंग मुइवाक ने नेतृत्व किया। नागालैंड इंसर्जेंसी में एनएससीएन आईएम को मुख्य वजह बताया जाता है। इस संगठन की मांग एक ग्रेटर नागालिम थी, जिसमें नागालैंड के साथ साथ सभी निकटवर्ती नागा क्षेत्र शामिल थे, जिसमें असम, अरुणाचल और मणिपुर के कई जिलों के साथ साथ म्यांमार का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। ग्रेटर नागालैंड की नक्शे में लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जबकि वर्तमान नागालैंड राज्य 16,527 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 1990 के दशक के अंत में फिर हिंसा भड़क उठी, जिससे विद्रोही समूह के गुटों के बीच संघर्ष पैदा हो गया। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) ने 1997 में सरकार के साथ एक युद्ध विराम समझौता पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष केंद्र और उग्रवादी समूह 25 वर्षों से युद्ध विराम जारी रखे हुए थे, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। भारत सरकार लगातार NSCN, IM और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी कि NNPG की कार्य समिति के साथ अलग से बातचीत कर रही है। NNPG में कम से कम 7 नागा समूह शामिल है। नागालैंड में विद्रोह को समाप्त करने के लिए 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और NSCN-IM के बीच नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार के इंटरलॉक्यूटर RN रवि ने भारत सरकार की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि NSCN की ओर से अध्यक्ष लेफ्टिनेंट आइसेक चीसिस्वू और महासचिव थुएंगलैंग मुइवा ने हस्ताक्षर किए।
इसके बाद नवंबर 2017 में एनएनपीजी के साथ भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। एनएनपीजी एक समाधान को स्वीकार करने और बातचीत जारी रखने के पर सहमत हुई है, लेकिन NSCN-IM नागाओं के लिए एक अलग फ्लैग और संविधान की अपनी मांग पर अड़ी हुई है, जिस वजह से आज भी समय समय पर यहां हिंसा होती ही रहती है। सेना और विद्रोहियों की झड़पें की खबरें आज भी हमें सुनने को मिलती है और नागालैंड की जनता आज भी शांति के इंतजार में है। वैसे दोस्तों, नागालैंड की हवाओं में जितना विद्रोह है उससे कई ज्यादा यहाँ मन को शांत करने वाली सुंदरता है। भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए नागालैंड अत्यंत अनिवार्य है। आज भी दुनिया भर में नागाओं का साहस और प्रतिबद्धता प्रसिद्ध है। ऐसे में उनकी विशिष्ट संस्कृति और इतिहास को मान्यता देना भारत की सांस्कृतिक समरसता और एकता को ही दर्शाएगा। भारत सरकार इस राज्य को रक्तपात से बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, जिससे इस राज्य में शांति स्थापित की जा सके। तो दोस्तों, यह था सेवन सिस्टर में से एक सिस्टर यानी नागालैंड का इतिहास और उससे बनने की कहानी। अगर आपके पास भी नागालैंड के इतिहास के बारे में कोई रोचक जानकारी है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।